अभिषेक जैसे ही इस आवाज को सुनकर दूसरे कमरे की तरफ आया तो उसने देखा कि सारी किताबें हड़बड़ाकर गिर रही है। ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे यहां से जाना चाहिए। यहां आने का कोई फायदा नहीं हुआ, समय भी बर्बाद हुआ मेरा, अभिषेक ने कहा और हताश होकर लाइब्रेरी के बाहर जाने लगा, जिसकी वजह अभिषेक को उस किताब का न मिल पाना है जिसकी तलाश में वो यहां तक आया था। अभिषेक को लाइब्रेरी से बाहर हताश होकर जाता देख लाइब्रेरियन की नजर उस पर पड़ी। उसने अभिषेक को पीछे से आवाज देकर कहा, अभिषेक। लाइब्रेरियन की आवाज देते ही अभिषेक झट से पीछे की ओर मुड़ा। एक पल के लिए अभिषेक को लगा कि लाइब्रेरियन शायद अभी उसकी मदद करना चाहता है। बेशक पूरी लाइब्रेरी खंगालने के बावजूद अभिषेक को वह किताब कहीं नहीं मिली, लेकिन लाइब्रेरियन का इस तरह उसे पीछे से आवाज देना अभिषेक को लग रहा है जैसे वो किताब अभी लाइब्रेरियन के पास ही है, जो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगा रही है। ये कहां जा रहे हो तुम? क्या मिली तुम्हें वो किताब जिसकी तलाश में तुम यहां आए थे? लाइब्रेरियन ने अभिषेक से सवाल किया। नहीं, अभी तो नहीं, अभिषेक ने थोड़ा हताश होकर जवाब दिया। यह बड़े अफसोस की बात है अभिषेक, मैं चाहता था कि तुम इस किताब तक पहुंचो, पर अब कर भी क्या सकते हैं। जो नियति को मंजूर था वही हुआ। उस किताब को पढ़ने की इच्छा मेरे मन में भी थी, लेकिन मेरी इच्छा मेरे जहन में कहीं दबकर अंदर ही रह गई। मैं उस किताब को पढ़ने की इच्छा से लाइब्रेरी आता था, लेकिन यहां आकर बाकी के कामों में व्यस्त हो जाता था। और फिर क्या था, मुझे ऐसा करते करते कई साल बीत गए, और इसी के साथ मैं इंडियन ओशन के उस रहस्य को कभी भी नहीं जान पाया जिसका जिक्र डॉक्टर विक्रम दत्त की लिखी गई उस किताब में था। वो किताब कुछ साल पहले इसी लाइब्रेरी में थी, पर आज अचानक कहां गायब हो गई ये हम भी नहीं जानते। लाइब्रेरियन भी हताश होकर अभिषेक से बोला। जवाब में अभिषेक ने भी हां में अपना सर हिलाया। ये मेरा कार्ड है अभिषेक, अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। तुम्हारी ये हताशा, ये छटपटाहट ये बताने के लिए काफी है कि हो न हो तुम्हारा वो सीक्रेट मिशन कहीं न कहीं इंडियन ओशन को लेकर है, लाइब्रेरियन ने कहा। ब्रिजेश राजेश्वरानंद, उस कार्ड में देखकर अभिषेक ने नाम पढ़ा। थैंक्स सर, मुझे अपना कार्ड देने के लिए। अगर फ्यूचर में कभी मुझे आपकी जरूरत पड़े तो मैं आपको जरूर याद करूंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, अभिषेक ने कहा। वापस मुंबई? तुम अभी वापस अपने घर मुंबई जाओगे? लाइब्रेरियन ब्रिजेश राजेश्वरन ने अभिषेक से पूछा। नहीं, मैं अपने घर मुंबई वापस तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने उस सीक्रेट मिशन में कामयाब न हो जाऊं। ऐसा कहते ही अभिषेक वहां से चला गया। दूसरी तरफ अर्जुन कैंप से अपना सामान इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में उसे भी इस ट्रिप के साथ समंदर के रास्ते शिप के जरिए चेन्नई की ओर रवाना होना है। अर्जुन अभी अपना बैग पैक तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो विकी को देख काफी गुस्से में है, क्योंकि हर बार विकी उसे परेशान करता रहता है, और यहां तक कि कुछ सिद्धार्थ के सामने भी खुद अच्छा बताकर हर बात में वो अर्जुन को फंसाने की कोशिश करता है। ये विकी अपने आप को समझता क्या है? मुझे जल्दी से मजा चखाना होगा, वरना अगर पानी सर के ऊपर निकल गया ना तो ठीक नहीं होगा, खुद से बातें करते हुए अर्जुन कहता है। क्या कर रहे हो अर्जुन? यह आवाज अर्जुन को कुछ जानी पहचानी सी लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां काम्या खड़ी है। काम्या के अचानक इस वक्त अर्जुन के पास उसके कैंप में आना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि काम्या वही लड़की है जो हर बात पर अपने दोस्त विकी का उसकी गलती होने पर भी साथ देती है, और अर्जुन का हर बात पर विरोध करती है, जबकि हर बार अर्जुन सही होता है। तुम यहां क्या कर रही हो? अर्जुन ने थोड़ी हैरानी से काम्या से पूछा। क्यों, क्या हुआ? क्या मुझे यहां आने जाने के लिए अब टैक्स देना पड़ेगा? काम्या ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ किस काम से आई हो यहां, या एक बार फिर मुझे जलील करने के लिए आ गई तुम्हें? आप थोड़ा गुस्से में आकर अर्जुन ने पूछा। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, क्या बात है?
काम्या ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे बारे में, समझी तुम। तुम्हारे लिए इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से अभी चली जाओ, वरना मैं गुस्से में आकर जाने क्या कर बैठूं ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। फिर एक बार अर्जुन ने गुस्से में काम्या से कहा, जिसे सुनकर काम्या पूरी तरह मायूस हो गई। जब तुम विकी और उसके बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर न जाने मुझसे क्या क्या बोलती रहती हो, तुम्हारे बातें उस वक्त दिल दुखाने वाली होती है। अब जब बात तुम्हारे ऊपर आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसका अभी तक मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। फिर से अर्जुन काम्या पर चिल्लाया, जिसके जवाब में काम्या ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी नजरें नीचे झुका ली। काम्या को देखकर लग रहा है जैसे वो अभी अपनी हरकतों पर शर्मिंदा है। उसे इस बात का अफसोस है कि उसने विकी के साथ मिलकर जो कुछ भी अर्जुन के साथ किया वो गलत था। देखो, मैं तुमसे बस यही बताने यहां आई थी कि मैंने जो कुछ भी विकी के साथ मिलकर किया था वो तब मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम बेकसूर हो, काम्या अर्जुन से बोली। जब तुम्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन बावजूद इसके तुमने विकी और उसके बाकी दोस्तों का साथ क्यों दिया काम्या? क्यों तुम भी उन्हीं के साथ बुरी बनी? क्यों तुमने कोच सिद्धार्थ के सामने विकी का पक्ष लेते हुए मुझे कसूरवार ठहराया? और क्यों हर वक्त तुम विकी के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करने पर तुली रहती हो? आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब काम्या? अर्जुन ने काम्या से पूछा। अर्जुन का यह सवाल सुन काम्या एक पल के लिए चौंक उठी और उस कैंप में इधर से उधर चलने लगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं काम्या, मेरी बातों का जवाब दो तुम, वरना मेरे कैंप से बाहर निकल जाओ। अर्जुन ने फिर से काम्या के ऊपर चिल्लाता हुआ बोला। मैं जानती थी तुम बेकसूर हो अर्जुन। तुम बेशक एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम साथ में एक नंबर के भोंदू हो। लोग तुम्हारी शराफत का फायदा उठाते हैं अर्जुन, और तुम हो कि हमेशा अपनी शराफत में रहते हो। ऐसा कहते ही काम्या हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने अर्जुन के चेहरे पर हाथ फेरा और अगले ही पल काम्या वहां से चली गई। काम्या का बर्ताव अर्जुन के लिए आज काफी हद तक विपरीत था, क्योंकि जो काम्या इससे पहले अर्जुन का अपने दोस्तों के साथ मिलकर बस मजाक ही उड़ाया करती थी, वो काम्या आज बड़े प्यार से अर्जुन से बातें कर रही थी। मैं जानता था काम्या कि तुम बुरी लड़की नहीं हो, बल्कि एक अच्छी लड़की हो, जो अभी तक सिर्फ बुरा बनने का ढोंग कर रही थी। खुद से बातें करते हुए अर्जुन मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला। काम्या के इन बदले तेवरों ने अर्जुन के दिल में काम्या के लिए प्यार जगा दिया, और वो उस काम्या को याद करने लगा जो काम्या एक वक्त पर अर्जुन को चाहने लगी थी। और यूं ही कैंप के अंदर मौजूद रहकर अर्जुन को काम्या के बारे में सोचते वक्त अपने दोस्त कार्तिक की एक बात याद आ गई, जब उसने अर्जुन से कहा था कि अगर वो रामेश्वरम काम्या के साथ ट्रिप पर गया तो उसे मौका पाकर प्रपोज कर दे। कार्तिक का कहना सही था। मुझे लगता है अब वो वक्त जल्द आएगा जब मुझे काम्या को प्रपोज कर देना चाहिए। खुद से अंदर ही अंदर बातें करते हुए अर्जुन बोला। तकरीबन आधे घंटे बाद जब शाम को 5 बज चुके हैं और अब वक्त आ चुका है ट्रिप में मौजूद इन सभी स्टूडेंट्स का चेन्नई की ओर रवाना होने का, क्योंकि चेन्नई में आज की रात बिताने के बाद ये सभी लोग कल सुबह रामेश्वरम के लिए रवाना होंगे। ट्रिप का हिस्सा बने सभी स्टूडेंट अब अपना अपना सामान समेटकर समुद्र के किनारे एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि सभी को कुछ देर बाद ही यहां एक शिप लेने आएगा जो इन्हें लेकर चेन्नई की तरफ रवाना होगा। अभी थोड़ी देर में एक शिप यहां पहुंचेगा। क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना सामान रख लिया है? कोच सिद्धार्थ ने सभी स्टूडेंट्स से पूछा। यस सर, वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने एक तेज आवाज में बोला। तकरीबन 5 मिनट बाद कुछ दूर समंदर में सभी लोग को एक शिप दिखाई दिया जो इन सभी स्टूडेंट्स को लेने के लिए यहां आया हुआ है। शिप के अंदर से एक आदमी बाहर निकल कर आया जो शिप का कैप्टन मालूम पड़ता है। वो कोच सिद्धार्थ और बाकी सभी स्टूडेंट्स के नजदीक गया। आप सभी लखनऊ से आ रही ट्रिप का हिस्सा हैं जो रामेश्वरम जाने वाली है? कैप्टन ने सभी लोगों से पूछा। हां, हम 35 लोगों का ग्रुप लखनऊ से रामेश्वरम की ओर एडवेंचर ट्रिप के लिए जा रहा है, कोच सिद्धार्थ ने जवाब दिया। जवाब में कैप्टन ने हां में अपना सिर हिलाया।
हम आपको लेने आए हैं, आप लोग जल्दी करिए और शिप में बैठ जाइए, शिप के कैप्टन ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा। और फिर कुछ ही देर के बाद सभी स्टूडेंट और साथ में कुछ सिद्धार्थ शिप के अंदर दाखिल हो गए और तकरीबन 10 मिनट बाद शिप स्टार्ट होकर चेन्नई की तरफ रवाना हो गई। शाम के 7 बज चुके हैं। शिप अपनी नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर मौजूद सभी स्टूडेंट आपस में एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं अर्जुन अभी एक कोने में मौजूद है, जो कि काम्या को लेकर कुछ सोच रहा है। और काम्या है कि उसे चोरी छुपे देखी जा रही है। काम्या शिप में अभी ऐसी जगह पर मौजूद है जहां आसमान का उजाला उसके फेस पर आ रहा है। अर्जुन जरा बाहर की तरफ देखता है, जो देखता है कि आसमान में चांद उतर आया है। उसकी चांदनी काम्या के चेहरे पर पड़ रही है, जो काम्या को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। और अर्जुन है कि दीवानों की तरह उसे मदहोश होकर बस देखते ही जा रहा है। सच में काम्या, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। खुद से बातें करते हुए काम्या को देखकर अर्जुन ने कहा और अपनी नजरें कुछ पल के लिए नीचे कर ली, क्योंकि काम्या भी अर्जुन की आंखों में देखे ही जा रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने वापस अपनी नजरें ऊपर उठाई तो पाया कि काम्या वहां पर नहीं है, जहां उसे अभी तक वो दिखाई दे रही थी। ये काम्या अचानक कहां चली गई? अर्जुन अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाता हुआ कहता है और उन सभी स्टूडेंट्स के बीच काम्या को इधर उधर तलाशने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे एक जगह काम्या दिखाई देती है, जो कि अर्जुन को पीछे की ओर देखते हुए सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर जा रही है। शायद ये काम्या का एक इशारा है, जो उससे कह रहा है कि वो आज काम्या से उसके प्यार का इजहार कर दे। काम्या को सीढ़ियों के रास्ते ऊपर को जाता देख अर्जुन मन ही मन सोचने लगता है कि हो न हो काम्या का इशारा साफ है कि अर्जुन आज खुद उसे प्रपोज करते। अर्जुन काफी खुश है और इधर उधर देख रहा है। वो गुलाब का फूल तलाश कर रहा है, जिसे देकर आज वो काम्या को प्रपोज कर सके। तभी उसे वहां एक जगह गुलदस्ते पर लगा एक गुलाब का फूल दिखाई देता है। तुम किसकी तलाश कर रहे हो अर्जुन? प्रिया ने अर्जुन से सवाल किया, जिसे सुनकर अर्जुन चौंक गया। तुम? अर्जुन ने प्रिया से चौंकते हुए कहा। क्या बात है अर्जुन, तुम्हें मुझे देखकर अचानक शौक क्यों लगा? प्रिया ने थोड़ा हैरान होकर सवाल किया। अरे कुछ नहीं प्रिया, मैं तो तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूं और तुम हो कि अभी आ रही हो, अर्जुन ने बात को टालते हुए प्रिया से कहा। अच्छा, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? प्रिया ने अर्जुन से सवाल पूछा, क्योंकि प्रिया के इस सवाल के पीछे प्रिया को लगता था कि शायद अर्जुन उससे चाहने लगा है। अर्जुन प्रिया को उसके सवाल का कुछ जवाब दे पाता उससे पहले प्रिया को उसकी दोस्त अंकिता ने आवाज लगाई। अरे प्रिया, यहां, मुझे तुझसे कुछ काम है। शायद मेरी दोस्त किसी काम से मुझे अभी बुला रही है, मैं आती हूं बस 5 मिनट में, तुम बस यहीं पर मेरा इंतजार करना, प्रिया ने अर्जुन से कहा। दोनों इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने थे। अर्जुन के मन में जहां काम्या का ख्याल चल रहा था, तो वहीं प्रिया अर्जुन के बारे में सोचे जा रही थी। वो चाहती थी कि आज अर्जुन उसके साथ डांस करे। अरे क्या कर रही है प्रिया, जल्दी आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। प्रिया अभी अर्जुन के बारे में सोच ही रही थी, फिर एक बार अंकिता ने प्रिया को आवाज लगाई। अंकिता की आवाज सुनकर प्रिया अपनी दोस्त अंकिता के पास चली गई, जिस वजह से अर्जुन की सांस में सांस आई और उसने जल्दी से चोरी छिपे गुलदस्ते में से एक गुलाब का फूल उठाया और फिर वो सीढ़ियों के रास्ते से शिप के टॉप में जाने लगा। जहां जाते जाते वो खुद से बातें करते हुए मन ही मन में सोचने लगा, यही मौका है अर्जुन, आज साबित कर दे कि तू काम्या से कितना प्यार करता है। वो धीरे धीरे कदमों के साथ हिम्मत जुटाकर शिप के टॉप में चला गया, जहां पहुंचकर वो काम्या से प्यार का इजहार कर पाता। उससे पहले उसने अपने सामने देखा कि अपने हाथों में एक गुलाब का फूल लिए विकी अपने घुटनों पर खड़ा है और काम्या उसकी तरफ अपनी पीठ की हुई है। क्या सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा या ये आने वाले तूफान की शांति है? विकी को अपने घुटनों पर बैठा देख अर्जुन समझ जाता है कि आज वो सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि विकी भी
काम्या से अपने प्यार का इजहार करने यहां आया हुआ है। हाँ, जिस चीज का डर था वही हुआ। ये विकी कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कहीं काम्या भी विकी को तो नहीं चाहती ना? अर्जुन खुद से बातें करते हुए मन ही मन कहता है। तभी अचानक विकी एक नजर पीछे की ओर देखता है तो उसे वहां पर अर्जुन खड़ा दिखाई देता है। और फिर क्या था, विकी अपने हाथ में पकड़े हुए गुलाब को फटाफट अपनी जेब में डाल लेता है, तो वहीं अर्जुन भी अपने हाथ में पकड़े हुए गुलाब को भी अपनी जेब में डाल देता है। तभी इतने में काम्या पीछे की ओर मुड़ जाती है। अरे तुम लोग अभी यहां क्या कर रहे हो? काम्या ने विकी और अर्जुन से सवाल किया। काम्या के सवाल ने यह जाहिर कर दिया कि काम्या अभी अकेले ही शिप के टॉप पर आई थी। वो बस मैं तुम्हारी तलाश में आया था काम्या, विक्की थोड़ा हड़बड़ाता हुआ बोला। और तुम यहां क्या करने आए थे? काम्या ने अर्जुन की ओर देखते हुए सवाल किया। मैं बस ऐसे ही आया था, मेरा मन नीचे नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहां आ गया। सोचा कुछ देर यहां रहूंगा तो शांति मिलेगी, अर्जुन ने जवाब दिया। इतने में विकी को गुस्सा आ गया और वो अर्जुन के पास गया। फिर क्या था, विकी ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? विकी ने अर्जुन से गुस्से में कहा। तभी इतने में विकी का हाथ अर्जुन ने तेजी से झटक दिया। क्यों? इस शिप को खरीदा है तूने जो मैं यहां नहीं आ सकता? हर बार तू क्यों मेरे मुंह लगता है विकी? अर्जुन ने भी विकी को उसी के अंदाज में जवाब दिया। तुझे नहीं लगता अब तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है? जुबान जरा आराम से चला वरना कतरी भी जा सकती है, विकी अर्जुन को धमकाते हुए बोला। अच्छा, एक बार बोल दिया, बार बार ऐसा मत बोलना वरना तू ही जुबान चलाने के लायक नहीं रहेगा, समझा तू? अर्जुन ने उंगली दिखाते हुए विकी से कहा। तभी इतने में विकी ने अर्जुन की तरफ मुक्का ताना। अगर विकी ऐसा कर सकता है तो अर्जुन भी कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी विकी की तरफ मुक्का तान लिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस तरह आपस में मत लड़ो प्लीज, काम्या ने रिक्वेस्ट करते हुए दोनों से कहा। इस बार तो तू बच गया, पर आइंदा से ध्यान रखना, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा जब तुझे मुझसे कोई बचा पाएगा, समझा तू? विकी ने अर्जुन की आंखों में घूरते हुए कहा। इतना ज्यादा रौब अच्छा नहीं विकी, और अभी शायद तू ये भूल रहा है मुझे तेरी हरकतों का बखूबी जवाब देना आता है, इसलिए संभल कर, कहीं ऐसा न हो कि तेरा ही दांव तुझ पर उल्टा पड़ जाए, अर्जुन ने विकी के अंदाज में ही उसे जवाब दिया। एक तो आज इसने मेरे सारे मूड का सत्यानाश कर दिया और दूसरी तरफ उल्टा मुझे ही आंख दिखा रहा है। टेंशन मत ले बेटा, बहुत जल्द मैं तेरा भी इंतजाम करूंगा, अर्जुन को घूरते हुए विकी मन ही मन कहता है और फिर काम्या के साथ वहां से जाने लगता है। वहां से जाते हुए काम्या एक नजर पीछे अर्जुन को देखती है और उससे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती है, जैसे वो कह रही हो कि अर्जुन अभी अपने दिमाग को शांत रखो। आज अगर विकी यहां नहीं होता ना तो मैं काम्या से अपने दिल की बात कह लेता, पर क्या करें, विकी मेरे कुंडली में शनि बनकर बैठा हुआ है। जब भी कुछ अच्छा करने की सोचता हूं तो उसमें पानी फेर देता है, खुद से बातें करते हुए अर्जुन ने कहा। एक तरफ अर्जुन खुद को समझाता रहता है तो वहीं दूसरी तरफ काम्या विकी को समझाने की कोशिश करती है। तुम्हें अर्जुन को देखकर क्या हो जाता है विकी? हर बार बेवजह उस पर गुस्सा करते रहते हो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? काम्या ने विकी से पूछा। जब तक मैं अर्जुन का अच्छा खासा हिसाब नहीं कर लेता तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अरे आज देखा ना तुमने उसने क्या किया, विकी ने कहा। क्या किया उसने, तुम ही बता दो मुझे, काम्या ने विकी से पूछा। सब कुछ जानकर भी तुम अनजान क्यों बन रही हो काम्या? आज तुम्हें हो क्या गया है? न जाने आज मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इनडायरेक्टली मेरे खिलाफ जाकर उस अर्जुन का सपोर्ट कर रही हो, विकी ने काम्या के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। अरे तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया मैंने ऐसा जो तुम मुझसे ये सब बोल रहे हो? काम्या ने विकी से पूछा। रहने दो यार, छोड़ो, एक तो आज वैसे ही मूड खराब है और दूसरा तुम हो कि ये सब। ऐसा कहते ही गुस्से में विक्की शिप की दूसरी तरफ चला गया। रात के 8:30 बज चुके हैं। अभिषेक होटल में
अपने रूम पर आराम कर रहा है, जहां वो अपनी आगे की रणनीति बना रहा है, क्योंकि आगे सवाल उसके सीक्रेट मिशन का है। अगर मुझे साइंटिस्ट विक्रम दत्त की वो किताब मिल जाती तो काफी हद तक मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन अब जो कुछ भी करना है मुझे खुद के दम पर करना है। लेकिन यह बात थोड़ी अजीब थी कि लाइब्रेरियन ब्रिजेश ने बोला कि कई साल पहले जब वो किताब चली थी, उसके बाद उसके आधे बचे हुए पन्नों की एक कॉपी बनाई गई थी, जिसे पढ़ने की ललक उनके अंदर भी थी, लेकिन वो उसे कभी पढ़ नहीं पाए, जिसका संबंध डॉक्टर विक्रम दत्त की उस किताब से था। अभिषेक खुद से बातें करते हुए कहता है और इस विषय को गंभीरता से लेते हुए एक गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी इतने में अचानक फिर एक बार उसके फोन की घंटी बजती है। वो देखता है कि अभी उसकी बहन सुरभि का फोन आया हुआ है। हाँ भाई, कैसा है तू? जब से तू चेन्नई गया है तब से हमें तो भूल ही गया है तू। सुरभि ने अपने भाई अभिषेक से थोड़ा खफा होकर कहा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं आजकल थोड़ा बिजी हूं, इसलिए फोन नहीं कर पाया तुम लोगों को, अभिषेक ने कहा। बस तेरा तो हमेशा ऐसा ही है, घर से बाहर निकलता है तो हम लोगों को बिल्कुल भूल ही जाता है। फिर से सुरभि बोली। अरे यार, तू फिर से शुरू हो गई। अच्छा तू बता कि घर पर सब कैसे हैं? तू कैसी है और मां कैसी है? अभिषेक ने फोन की इस तरफ से पूछा। मैं भी ठीक हूं और मां भी ठीक है। अच्छा भाई, तू ये बता कि तेरी रिसर्च कैसी चल रही है? वहां सब कुछ ठीक तो है ना? सुरभि ने फिर से अपने भाई अभिषेक से पूछा। इस सवाल को सुनकर अभिषेक का चेहरा उतर गया, क्योंकि जिस राज को अभिषेक ही जानता है कि वो कोई रिसर्च करने नहीं बल्कि अपने एक सीक्रेट मिशन पर निकला है, जिसे पूरा करते करते उसकी जान भी जा सकती है। बस ठीक ही चल रही है, अभिषेक ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा तो ये ले, मां से बात कर। ऐसा कहते ही सुरभि ने अपनी मां को फोन दिया। नमस्ते मां, कैसी हैं आप? अभिषेक ने फोन के इस तरफ से कहा। नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूं, तू बता तू कैसा है? अभिषेक की मां ने पूछा। हाँ मां, मैं भी ठीक हूं, अभिषेक ने जवाब दिया। अच्छा तू ये बता कि तू घर कब आएगा? अभिषेक की मां ने सवाल किया, जिसे सुनकर अभिषेक की आंखें भर आई और वो अपने मां के इस सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं कह सका। अभिषेक की इस चुप्पी ने उसकी मां को फिर से टेंशन में डाल दिया। क्या बात है अभिषेक, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? चुप क्यों हो गया तू? अभिषेक की मां ने थोड़ा टेंशन में आकर अभिषेक से पूछा। आखिर मां तो मां होती है, चाहे बेटा उनसे कितनी भी दूर क्यों न हो, मां को एहसास हो जाता है कि अभी उसका बेटा साथ में है। फिर चाहे बेटा अपनी मां से कितना ही छुपाने की कोशिश करे, पर वो सच को पूरी तरह नहीं छुपा पाता। अभिषेक ने जब देखा कि उसकी मां को उसकी चिंता हो रही है, तो उसने फटाफट अपनी आंखों से आंसू पोंछे। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा मां, आप टेंशन मत लीजिए। मां, मेरे रूम में अब खाना आ चुका है, मेरा खाना खाने का वक्त भी हो चुका है। आप लोग भी खाना खा लेना टाइम पर। मैं आपको कल मॉर्निंग में कॉल करता हूं, अभिषेक ने बातों को टालते हुए कहा और खाने का बहाना बनाकर फोन कट कर दिया। अब मैं आपको कैसे बताऊं मां कि जिस रास्ते पर अब मैं निकल चुका हूं, उस रास्ते पर चलकर मेरे पापा और दादाजी ने अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं वापस घर लौट पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इस रास्ते में चलने पर मेरे मौत के चांस कई गुना बढ़ गए। खुद से बातें करते हुए अभिषेक ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी अचानक ही अभिषेक को बिट्टू की याद आई। उसने खुद से कहा, बिट्टू ने मुझे मिलने को कहा था, पर दोबारा उसने कॉल नहीं किया। कोई बात नहीं, कल मैं एक बार बात कर लूंगा। इतना कहकर अभिषेक वापस से अपने फोन में उस किताब को लेकर रिसर्च करने लगा। रात के 9 बज चुके हैं। शिप के अंदर मौजूद सभी लोग सो गए हैं। अर्जुन भी शिप के अंदर मौजूद अकेला एक बेड पर सोया हुआ है, जहां अर्जुन के अलावा अभी कोई भी नहीं है। अर्जुन के आसपास चारों तरफ लाइट अचानक बंद हो जाती है और अचानक अर्जुन को एक अजीब घुटन सी महसूस होने लगती है, क्योंकि अभी अभी अर्जुन के चेहरे को कुछ लोगों ने कपड़े से ढक लिया है। उन लोगों ने उस अंधेरे में अर्जुन का चेहरा बांध लिया है
अर्जुन छटपटा रहा है लेकिन खुद को आजाद करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अर्जुन अभी कुछ कर पाता उससे पहले वे सभी लोग अर्जुन के मुंह में कपड़ा बांधकर फिर उसे उठाकर बाहर ले आते हैं और चंद ही मिनटों के अंदर उसके हाथ पैर बांधकर उसे शिप से नीचे समुद्र में फेंक देते हैं और फिर फटाफट वे लोग वहां से चले जाते हैं। रात के 9:05 में बिट्टू की नींद अचानक खुल जाती है। वो अपनी आंखें मलते हुए उठता है। आज पहली बार किसी शिप में बैठा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने पता नहीं कहां पटक दिया मुझे। एक तो इस शिप के अंदर मुझे घुटन सी महसूस हो रही है और ऊपर से समंदर का शोर तो मुझे सोने नहीं दे रहा। लगता है आज सारी रात उल्लू की तरह जागकर गुजारनी होगी, बिट्टू खुद से बातें करते हुए कहता है और फिर शिप में इधर उधर राउंड मारने लगता है। तभी उसकी नजर वहां पड़ती है जहां अर्जुन अभी तक सोया हुआ था। अरे अर्जुन अभी तक तो यहीं था, पर अभी अभी कहां चला गया? बिट्टू अर्जुन के बेड को देखकर कहता है, जो कि अभी थोड़ा टेंशन में आ गया है कि वहां अर्जुन नहीं है। बिट्टू अर्जुन को यहां वहां पूरे शिप में तलाशने लगता है लेकिन उसे अर्जुन कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक उसे शिप के बाहर पानी से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी में तेज तेज हाथ पैर मार रहा है। बिट्टू ने शिप की रेलिंग से बाहर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे वहां नीचे पानी में कोई दिखाई दिया जो अपने हाथ बड़ी तेजी से पानी में मार रहा था। लेकिन अभी भी बिट्टू उसे देखकर पहचान नहीं पाया कि वो अर्जुन ही है या कोई और, क्योंकि इस रात में समंदर की इस पानी में किसी की पहचान कर पाना वाकई में कठिन काम है। लेकिन बावजूद इसके उसे शक है कि हो न हो यह अर्जुन ही है। अर्जुन, अर्जुन, तुझे कुछ नहीं होगा अर्जुन, मैं तुझे बचा लूंगा। तू ऐसे ही रहना, हाथ पैर मारते रह, मैं अंदर से रस्सी लेकर आता हूं। ऐसा कहते ही बिट्टू घबराता हुआ फटाफट शिप के अंदर उस जगह पहुंचा जहां काफी सारी चीजें रखी गई थी। वहां पर शिप के कुछ पार्ट और बाकी कुछ टूटे फूटे सामान भी थे, जिनके ठीक बगल में एक रस्सी का बंडल था, जिसे जल्दी से बिट्टू उठाता है ताकि उस रस्सी के सहारे से वह अर्जुन को पानी से बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही रस्सी लेकर बिट्टू बाहर आता है वैसे ही वो पाता है कि समंदर में अभी वो छटपटाना बंद हो गया है। जहां अभी तक कोई अपने हाथ पैर मार रहा था, वो हलचल भी अब पूरी तरह गायब हो गई है और समंदर अब पूरी तरह शांत हो गया है, जिसे देखकर लग रहा है जैसे यहां अभी कुछ हुआ ही ना हो। इस मंजर को देखकर बिट्टू की आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि आज उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा है। अर्जुन, अर्जुन! एक तेज आवाज में रोते हुए बिट्टू चिल्लाया। बिट्टू को इतनी रात शिप के बाहर यूं चिल्लाता देख कोच सिद्धार्थ और बाकी स्टूडेंट्स की नींद खुल गई और वे जल्दी जल्दी शिप के बाहर निकल कर आ गए। क्या बात है बिट्टू, तुम इतनी रात गए, चिल्ला क्यों रहे हो? कोच सिद्धार्थ ने एक तेज आवाज में बिट्टू से पूछा। सर वो मेरा भाई अर्जुन, उसे मैंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। सर ये समंदर उसे निगल गया, ये समंदर मेरे भाई को निगल गया सर, बिट्टू ने रोते हुए कहा और फिर वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गया। जब बिट्टू के मुंह से काम्या और प्रिया ने यह बात सुनी तो वे दोनों भी पूरी तरह शॉक्ड हो गई, क्योंकि अचानक उनके बीच से अर्जुन का यूं चला जाना उन सभी के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट है। ये क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कोच सिद्धार्थ ने बिट्टू से पूछा। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अभी अभी अर्जुन को इस समंदर के पानी में समाते हुए देखा है। मैंने कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया सर, बिट्टू ने फिर एक बार रोते हुए कोच सिद्धार्थ को जवाब दिया। हो सकता है शायद तुमने कोई सपना देखा हो बिट्टू, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब अर्जुन को इस शिप में तलाशेंगे, देखना वो यहीं कहीं होगा, रोते हुए प्रिया ने कहा और अगले ही पल वो अपने साथ कुछ और स्टूडेंट्स को लेकर अर्जुन को तलाश करने लगी। और कुछ देर बाद कोच सिद्धार्थ के साथ बाकी स्टूडेंट्स भी उस शिप के चप्पे चप्पे में अर्जुन को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें अर्जुन कहीं नहीं मिला। अब क्या होगा आगे, और क्या अर्जुन भी समंदर की गहराइयों में चला जाएगा?